फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में डेफिनेशन देखी है, जो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था। तो आज हम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है सीएफ फाइंड आउट करना और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। आप महाराष्ट्र के कोई भी कॉलेज से हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, ये जो यूनिट हम ले रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत से बुक में ऐसे भी दिया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो 90% कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में ये यूनिट आपको इंजीनियरिंग M3 में रहता है। गॉट इट? और अगर ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, जनरली फेयर क्या रहता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को कि मेरा मैथ्स निकलेगा कि नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इस यूनिट को बहुत अच्छे से कर लो तो 10 to 13 मार्क्स हमारे कंफर्म हो जाते हैं। और आप सोचिए, आधी तो जंग आपने जीत ली इस यूनिट के सहारे। तो आप एक्साइटेड हो M3 का ये फर्स्ट यूनिट पढ़ने के लिए? अगर एक्साइटेड हो तो अपना हाथ ऊपर करें। मैं जानता हूँ आप मुझे घर पे देख रहे हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो भी पढ़ना है वो एक्शन के साथ पढ़ना है। अगर आपके एक्शन मिसिंग है तो आप मैथ्स नहीं पढ़ पाओगे। बहुत लोग क्या करते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, भाई ये मैथ्स है, साइंस नहीं है, ये कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स को लिख के देखना है। तो मैं जो भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दूंगा वो आपको पॉज करना है और लिखना है। नहीं तो जनरली क्या होता है, चल भाई स्क्रीनशॉट ले लेते, बाद में देख लेंगे। वो बाद में जो था कि कल करेंगे, वो आज तक कल आज कभी आया है? तो जो भी करना है अभी करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते। आप सभी को पता है dy dx मीन्स डेरिवेटिव होता है, और डेरिवेटिव के एग्जैक्ट अपोजिट, डेरिवेटिव को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कैपिटल D, और डेरिवेटिव के एग्जैक्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। तो हम इसको क्या करते हैं, 1/d मीन्स इंटीग्रेशन। कपिल शर्मा के शो में एक सिंबल बहुत फेमस था, याद आया? बाबा जी का ठुल्लू। बस ये कैसे दिख रहा है देखो आप, बस यही हमारा इंटीग्रेशन का साइन है। स्नेक के जैसे दिख रहा है ना। और मराठी में इसे कहते हैं सांप डसला, यानी स्नेक ने हमें क्या किया, बाइट किया, काटा। तो ये जो है सांप डसला बाबूराव का ठुल्लू, आपको ऐसे ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो आप अगर लॉजिकल वे से मैथ्स पढ़ोगे तो वो सारा निकल जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इसे लॉजिकल बनाएंगे और परमानेंटली हमारे माइंड में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन 1/d यानी बाबा जी का ठुल्लू, या फिर मराठी मध्ये सांप डसला। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का ये कहां से आया? इंटीग्रेशन यानी क्या होता है, सम। सम का जो एस है उसे ऐसे खींच लो, स्ट्रेच कर लो, तो देखो ये सिंबल बन जाता है। करेक्ट? अब बेसिक तो हमने क्लियर कर लिया। अब क्या होता है, मान लो dy/dx ये हो गया d, d2/dx² ये हो गया d², d3/dx³ d³, ऐसे सो ऑन करते गए हम बहुत सारे। तो क्या मिलेगा हमें, dn dxn। इसको आप क्या लिख सकते हो, d⁻n। और इसके आगे सिर्फ क्या लगाना है हमें, y y y y। तो ये क्या हो जाएगा, dy d²y d³y dny। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनते हैं, बहुत सिंपल है। क्या करो, इसे कंबाइन कर लो। मान लो मैंने ये ले लिया, ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर। तो इसको हम कंबाइन करते हैं। जैसे देखो d2y/dx² प्लस, फिर मैंने ये वाला ले लिया dy/dx प्लस, मान लो हमने 5y ले लिया, और इक्वल्स टू आपको जितना मैथ्स पता है, जितने फंक्शन पता है, जैसे साइन x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, cos hx है हाइपरबोलिक फंक्शन, a⁴x e⁴x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, तो वो RHS में जनरली रहते हैं, जिसे हम नोट करेंगे, डिनोट करेंगे x से।
ठीक है। अब यहां पे कोई भी नंबर डाल दो, मैंने 5 डाल दिया, तो ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहां तक क्लियर है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं इसे हमें सॉल्व करना है, तो मैं इसके कुछ स्टेप बता रहा हूं आपको। आपको प्रॉब्लम से रट्टा नहीं मारना है, जनरली हमें आदत होती है भाई रट ले। मैं कहता हूं आपको सिर्फ ये स्टेप फॉलो करनी है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। आप ये सिर्फ 5 स्टेप यहां फिट कर लो, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वो 5 स्टेप क्या है जो आपको हर प्रॉब्लम के लिए करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, जो भी आपको प्रॉब्लम दिया रहता है उसे आपको लिखना है राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन डी फॉर्म। कौन से फॉर्म में लिखना है आपको, डी फॉर्म में। जैसे dy बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, ऊपर दिया है मैंने, ये देखो यहां पे dy बाई डी एक्स को आप क्या लिखेंगे, dy। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, d स्क्वायर y, एंड सो ऑन। तो यहां तक हो गया। इसके बाद आपको लिखना है स्टेप 2, राइट इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये क्या होता है, इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं ए। ध्यान में रखना है आपको ए में क्या करते हैं, जैसे हमने ये जो इक्वेशन यहीं पे दिया है, मैं इसे क्या लिखूंगा, डी फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसे, बहुत सिंपल है, देखो डी स्क्वायर, इसे आप क्या लिखेंगे 5d प्लस 5, और यहां से आप लोगों ने क्या कॉमन निकाल लिया, y, क्योंकि हर जगह पे y है, देखो यहां पे भी y है, यहां पे भी y है, और यहां पे उसे कॉमन निकाल लिया और इक्वल टू क्या था x, और इसे दे दिया नंबर 1। अब उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, y को छोड़ना है और RHS को छोड़ना है, यानी सिर्फ क्या बचा, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 5, जिसे हम ऐसा बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ d। यानी हमारा इक्वेशन क्या तैयार हो गया, फंक्शन ऑफ d ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू x। यानी हम यहां पे क्या लिखेंगे, जैसे d फॉर्म में हमारा क्या हो गया, फंक्शन ऑफ d ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू x। फिर उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें कैसे लेना है, f ऑफ d इक्वल्स टू 0। यानी हमने क्या छोड़ दिया, y और x। अब आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन ऑफ d है उस पर से हमें मिलते हैं रूट्स। आप लोग आई थिंक, मुझे तो पता है सारे 10th पास होके आए हैं, और आपको 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसमें हम रूट फाइंड आउट करते थे। जितना d का पावर उतने हमें रूट्स मिलेंगे। अगर d का पावर 2 है तो 2 रूट्स, 3 है तो 3 रूट्स, n है तो nth रूट। बहुत सिंपल है। अगर 5 है तो जितना d का हाईएस्ट पावर रहेगा उतने आपके रूट्स रहेंगे। और रूट्स कितने टाइप के होते हैं वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो स्टेप 1 में आपको d फॉर्म लिखना है, स्टेप 2 में आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। अब आते हैं हम स्टेप 3 पे, करेक्ट। अब स्टेप 3 क्या है, ये जो हमने रूट्स निकाले इस पर से हम निकालते हैं फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसे हम शॉर्टकट में कहेंगे CF। और CF के बाद आता है स्टेप 4 PI, जिसे आप क्या कहेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। आगे मैं ये शॉर्ट फॉर्म ही यूज करूंगा, CF PI। यहीं पे इसलिए क्लियर कर रहा हूं, CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। और उसके बाद जब आता है वो होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। और वो निकालते हैं हम y इक्वल्स टू ये दोनों का एडिशन CF प्लस PI। सिर्फ आपको ये 5 स्टेप ध्यान में रखनी है। स्टेप 1 मेरे साथ रिपीट कीजिए, स्टेप 1 D फॉर्म, स्टेप 2 ऑक्सिलरी इक्वेशन, स्टेप 3 CF, स्टेप 4 PI और लास्ट में GS। अगर इतना यहां माइंड में फिक्स है ना बॉस, आपको ये जो 13 मार्क्स है ये लेने से कोई रोक ही नहीं सकता।
बस ये स्टेप ध्यान में रखना है कि स्टेप 1 में मुझे क्या करना है, डी फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। स्टेप 2 में ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मैं क्या क्या छोड़ता हूं, हम लोग क्या छोड़ते हैं, y और RHS, f ऑफ d इक्वल्स टू 0, उस पर से हमें क्या मिलते हैं, रूट्स। स्टेप 3 में उस पर से हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल, और लास्ट में क्या है, स्टेप 3 और स्टेप 4 का एडिशन। कितना आसान है, गॉट इट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप 3 जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो हमें कैसे निकालना है। तो आप एक्साइटेड हो, शुरू करें? यस, ग्रेट। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये स्टेप लिख लीजिए, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये स्टेप लिखते लिखते अपने माइंड में डालिए, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूं 2 मिनट के ब्रेक के बाद, जब तक आप ये सारा लिख लेते हो। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखिए सारी स्टेप लर्न कर ली। सबसे पहले रिपीट, यार रिपीटेशन इज की टू लर्निंग। हम लोग है ना बोलते नहीं है, तो मेरे साथ दोहराइए बार बार, जितना रिपीट करोगे ना उतना सक्सेस रेशो आपका बढ़ जाएगा। ऐसे ही मेरे 143 स्टूडेंट ने डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिसे कहते हैं लोग मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 नहीं लिए। आप सोचो उसका सीक्रेट क्या है, रिपीटेशन। तो बोलो, सबसे पहला स्टेप डी फॉर्म, स्टेप 2 ऑक्सिलरी इक्वेशन, स्टेप 3 सीएफ, स्टेप 4 पीआई और लास्ट में जीएस। तो अब हम काम करते हैं सीएफ पे। अब सीएफ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब सीएफ के लिए हमें समझना है रूट्स। तो पहले हम रूट्स देख लेते हैं। अगर आपको रूट्स याद आ गए तो सीएफ निकालना बहुत आसान है। चलो इसे समझते हैं। आपको प्रॉब्लम दिया है डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, डी माइनस 1 होल स्क्वायर, और इसी को ले लेते हैं डी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप सभी को पता है अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है, प्लस माइनस 2, अंडर रूट ऑफ -4, तो इसे आप क्या लिखोगे, 4 इंटू -1, रूट 4 आपको पता है प्लस -2, और यहां बचा अंडर रूट ऑफ -1। अंडर रूट ऑफ -1 होता है, याद है आपको, आई, जिसे कहते हैं हम आयोटा कांस्टेंट। मैंने उसका क्या बना लिया, घेलोटा, आयोटा। ध्यान में क्या रखना है, आयोटा कांस्टेंट, जिसे इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर में, और आई का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ -1, आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1, आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1। मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, रिपीटेशन इज की टू लर्निंग, की टू सक्सेस भी बोल सकते हो आप, लेकिन आपको बार बार रिपीट करना है। तो देखो ये जो डी स्क्वायर -1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, फिर डी के रूट क्या है, प्लस -1, इसको क्या लिख सकते हो आप, डी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, और यही बताया डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आई। इसे क्या लिखोगे आप, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, d माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी क्या आ गया, d इक्वल्स टू 1,1, रिपीट हो रहा है, राइट। और ये क्या आएगा, ये भी वैसे लिखेंगे बॉस, डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 1, यानी क्या आ गया, डी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, डी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, डी इक्वल्स टू प्लस माइनस आई, डी इक्वल्स टू प्लस माइनस आई। तो देखो हमने रूट्स निकाल लिए। अब इनके नाम भी है रूट्स के, जिसमें आई आता है उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आई आता है उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिसमें आई नहीं आता है उसे हम कहते हैं रियल नंबर। अब ये क्या है, इसमें आई दिख रहा है, आयोटा, लोटा, इसमें लोटा है नहीं है, तो ये क्या हो गया, रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, इसलिए इसे बोलेंगे हम रियल एंड अनइक्वल रूट। ये कौन से रिपीट है, इसलिए इसे आप लोग क्या कहेंगे, रियल एंड इक्वल रूट। ये कौन सा हो गया फिर, जिसमें आई है, हाँ, ये देखो एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए इसका नाम क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल।
और इसका नाम क्या आएगा, रिपीट हुआ है इसलिए सेम है, आय है इसलिए लोटा आ गया इसलिए कॉम्प्लेक्स, और रिपीट हुआ इसलिए इक्वल। कितना आसान है। जिसमें लोटा है, लोटा यानी आय, जिसमें आय है वो कॉम्प्लेक्स, अगर सेम आते हैं रिपीट होते हैं तो इक्वल, और अपोजिट आते हैं प्लस माइनस तो अनइक्वल। तो रूट्स आपको क्लियर हो गए। चलो इसे नोट डाउन कीजिए, हम सीएफ का टेबल फाइंड आउट करते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, आपको मैं समय दे रहा हूं और लिख लीजिए। फ्रेंड्स, हमने रूट्स देख लिए। अब स्टेप 3 क्या था, फाइंड सीएफ। चलो सीएफ निकालते हैं। अब सीएफ में जो रूट्स 1 था, हम क्या करते हैं, इसे टेबल फॉर्म में लिखते हैं। यहां लिखेंगे हम टाइप, यहां लिखेंगे रूट्स, यहां पे उसके एग्जाम्पल ले लेंगे, और यहां पे हम लिखेंगे सीएफ। सीएफ मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो देखो, हर प्रॉब्लम में आपको सीएफ फाइंड आउट करना है, और सीएफ को होते हैं 2 मार्क्स, और प्रॉब्लम आते हैं 3 या 2। तो देखिए 4 और 6 मार्क तो यही कंफर्म हो गए। अगर सीएफ में लर्न कर लूं तो मेरे 6 मार्क पक्के हो गए ना बॉस। स्टार्ट करें। ओके, अभी टाइप 1 क्या है, अभी देखा था हमने रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। सब मान लो आपके जो रूट है वो है m1 m2 m3। हमने मैथ्स के सब्जेक्ट के नाम ले लिए, m1 m2 m3। मुझे पता है आपको बहुत प्यार है, जैसे आप आपकी गर्लफ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो, वैसे ही आप लोग मैथ्स से भी प्यार करते हो, इसलिए मैंने वही लिए m1 m2 m3। तो आपको सीएफ कैसे लिखना है, देखो बहुत आसान है। आपको पता है 2 टाइप के कांस्टेंट होते हैं, एक होता है फिक्स कांस्टेंट और एक होता है ऑर्बिटरी कांस्टेंट। ऑर्बिटरी कांस्टेंट यानी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। आप 3 जो है, जो नंबर 3 है, उसको कभी 5 लिख पाते हो? नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि 3 को 3 लिखना है। लेकिन अगर मैं ऑर्बिटरी कांस्टेंट लेता हूं, ऑर्बिटरी यानी मान लो मैंने C1 लिया, तो C1 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है उसे बोलते हैं ऑर्बिटरी कांस्टेंट। अब आपको क्या चेक करना है, यहां पे रूट्स कितने हैं, 3 है। फिर मैं क्या लिखूंगा, देखो C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। मैंने कितने ऑर्बिटरी कांस्टेंट लिए, 3। ये बहुत अच्छे से समझ लो। और फिर उसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कैसे, e टू द पावर m1x, e टू द पावर m2x, e टू द पावर m3x। क्लियर। चलो मैं और इसको एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो मेरे रूट है -2 -3 4/3 √3/2। अब मुझे चेक करना है यहां पे कितने रूट्स है, कितने रूट्स है, 4। फिर मुझे कितने ऑर्बिटरी कांस्टेंट लगेंगे, 4। पहला C1, C2, C3, C4। क्या आएगा, e टू द पावर -2x, करेक्ट। फिर क्या आएगा, हाँ बोलिए, करेक्ट, e टू द पावर -3x, e टू द पावर 4/3x, और लास्ट e टू द पावर √3/2x। कितना आसान है। यानी जितने रूट्स उतने ऑर्बिटरी कांस्टेंट। और कैसे लिखना है, अगर 5 रूट्स है तो C1 C2 C3 C4 C5, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। अब जो सेकेंड टाइप है वो समझ लेते हैं। यही रहेगा, सिर्फ क्या आएगा डिफरेंस, रियल एंड इक्वल। इक्वल यानी रूट्स रिपीट होंगे। होता है ना, कुछ कुछ बच्चे मैथ्स बार बार देते हैं, जो मेरे साथ होते हैं वो कभी रिपीट नहीं करते, ठीक है। यानी अभी आप सेफ हैंड में हो, ये मेरा विश्वास है। अगर आप, मैं जो बता रहा हूं उतने एफर्ट्स डालते हो, अपने पे खुद पे मेहनत करते हो, मैथ्स के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप करते हो, तो आपके रिजल्ट्स अमेजिंग रहेंगे। तो मान लो m1 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 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स। फिर आपको कैसे लिखना है, इसे हम बोलते हैं, आपको लिखना है असेंडिंग पावर ऑफ x के फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में, असेंडिंग पावर ऑफ x। अब देखिए कितने रूट्स है, 3, तो मैं कितने कांस्टेंट लूंगा, 3। बताइए, C1 प्लस C2 प्लस C3।
अब यहाँ पे देखो मैंने जगह नहीं छोड़ा C1 के लिए, क्योंकि वहां पे x का पावर 0 है और x टू द पावर 0 कितना होता है 1, इसलिए नहीं लिखा। यहाँ पे आएगा हमारा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर असेंडिंग पावर ऑफ x, असेंडिंग पावर ऑफ x e टू द पावर m1x। मान लो आपका रूट है 2 माइनस 3 2 4 और फिर से 2 है और एक 2 ले लो। मैथ से भाई गार्डन है, जितने चाहे नंबर ले सकते हैं। चलो बताओ, अब सबसे पहले चेक करो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स। फिर इसको आप कैसे लिखोगे बताओ? C1 असेंडिंग पावर ऑफ x C2x, C3 x स्क्वायर, C4 x क्यूब, करेक्ट। और फिर क्या आएगा e टू द पावर m1 की जगह पे क्या है 2 प्लस -3 रिपीट हुआ है नहीं, यानी ये हो गया हमारा टाइप 1। और ये देखो C4 तक आए हैं, तो इसके बाद क्या आएगा C5 e टू द पावर -3 और लास्ट क्या आएगा C6 e टू द पावर 4x। है सिंपल, यानी यहां कॉम्बिनेशन है रियल अनइक्वल एंड रियल इक्वल का, तो ये भी आपको एडजस्ट करते आना चाहिए। क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते। क्या था जो हमने थर्ड वाला रूट निकाला था? कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। समझो आपका, मान लो आपका रूट है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। आपको याद है ये अल्फा को हम क्या बोलते हैं? रियल पार्ट, और बीटा को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और इसका तो जो CF है ना वो निकालना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। क्या करना है देखो, CF e टू द पावर रियल पार्ट इन ब्रैकेट, कितने बार रूट है? 2 है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या आएगा C1 cos इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस C2 साइन इमेजिनरी पार्ट ऑफ x। ठीक है, अब मुझे बताओ रियल पार्ट कितना है आपका? अल्फा, और इमेजिनरी पार्ट बीटा। बहुत लोग उसको बेटा भी पढ़ते हैं, तो आप भी बेटा पढ़ सकते हो। C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बेटा x। ठीक है, अगर आपका रूट होता मान लो 2 प्लस माइनस रूट 3/2i, बताइए आपका CF। रियल पार्ट कितना है? 2। फिर बताओ e टू द पावर 2x इन ब्रैकेट क्या आएगा? हाँ, C1 cos रूट 3/2x प्लस C2 साइन रूट 3/2x। क्लियर? तो सबसे पहले हमने कौन सा देखा था? रियल एंड इक्वल। फिर क्या देखा? रियल एंड अनइक्वल। और फिर क्या देखा? कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। करेक्ट। फर्स्ट में क्या था? जितने रूट उतने ऑर्बिटरी कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इक्वल के लिए असेंडिंग पावर ऑफ x और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और कॉम्प्लेक्स अनइक्वल में रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो ये भी बहुत आसान है। क्या करना है आपको? e टू द पावर रियल पार्ट ऑफ x इन ब्रैकेट C1 cos IP ऑफ x प्लस C2 साइन IP ऑफ x। है आसान। अब हम देखते हैं इसी का लास्ट टाइप क्या था, याद करो। कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल। मान लो ये 2 बार रिपीट है, भाई सेम करना है। CF क्या आएगा? e टू द पावर रियल पार्ट ऑफ x। रियल पार्ट का कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ चेंज कहां होता है? इमेजिनरी पार्ट में, और वहां पे ये वाला रूल लगता है असेंडिंग पावर ऑफ x। तो कैसे लिखेंगे आप? देखो बहुत सिंपल है। क्या करना है? C1 प्लस C2x, क्योंकि प्लस माइनस कितने रूट है? 4, तो कितने ऑर्बिटरी कांस्टेंट? 4। C1 प्लस C2x cos बीटा x प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा x। नहीं समझा? चलो मैं और इसको एग्जांपल से बताता हूं। मान लो आपके रूट आए 2 प्लस माइनस 3i, 2 प्लस माइनस 3i, 2 प्लस माइनस 3i, तो आप मुझे बताइए आपका CF क्या आएगा? रियल पार्ट बताइए। e टू द पावर 2x इन ब्रैकेट क्या आएगा? हाँ,
कितने बार रिपीट है? 1 2 3 4 5 6 रूट है, 3 बार रिपीट है, तो क्या? हा, असेंडिंग पावर ऑफ x c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर कॉस कितना है? 3x प्लस क्या आएगा? c4 c5x प्लस c6x स्क्वायर साइन 3x। देखो फ्रेंड्स कितने आसान है। अगर आपको ये CF समझ में आ गया ना तो आज ही आपके 4 या फिर कितने 6 मार्क कंफर्म है। सिर्फ क्या करना है, इसे बहुत अच्छे से लिखते हुए जब आप नोट डाउन कर रहे हैं तो समझ ले कि भाई रियल इक्वल है तो क्या, रियल अनइक्वल है तो क्या। ये खुद से पूछिए, बार बार पूछिए, बार बार। और जितना आप बार बार स्वयं से पूछोगे, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को स्टॉर्म करोगे तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है आपको कि भाई ऐसा है तो क्यों है और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। और अगर डाउट है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है उसमें आप मुझे मैसेज कीजिए कि सर ये मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं स्टेप 4 की ओर। हमने डी फॉर्म देख लिया, रूट्स निकाल लिए, फिर क्या किया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी दिया। तो स्टेप 4 क्या था? पीआई कुछ बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। पीआई का फॉर्मूला है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू RHS। जो RHS में फंक्शन दिए रहते थे, जितने मैथ्स आपको पता है, जितने भी टाइप के सर्कुलर, हाइपरबोलिक, ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन है वो सारे RHS में गिवन रहते हैं। और फॉर्मूला भी यही एक है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स। क्लियर? और लास्ट का स्टेप आपको पता है GS, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करना है। क्योंकि देखो 2 मार्क के लिए CF है और प्रॉब्लम कभी कभी 5 मार्क्स के लिए आते हैं, 6 मार्क के लिए आते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो यहां तक आप सभी को होपफुली क्लियर हुआ है। स्टेप 1 फिर से बता रहा हूं, डी फॉर्म, स्टेप 2 ऑक्सिलरी इक्वेशन, स्टेप 3 CF, स्टेप 4 PI और लास्ट में जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? चलो अब हम PI के लिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 1 क्या है? जनरल मेथड जो है वो हम ये जो हमारे 7 टाइप है उसके बाद लेंगे, और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, लैग्रांजेस इक्वेशन, कॉचीज डिफरेंशियल इक्वेशन ये लास्ट में लेंगे। क्लियर? अब देखिए पीआई का फॉर्मूला आपने देख लिया, फिर से लिख रहा हूं 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स। अब हमें क्या करना है? टाइप 1 में जो आपका x है यानी जो RHS है उसमें 3 टाइप्स के प्रॉब्लम गिवन रहते हैं। एक तो आपका x रहेगा e टू द पावर ax, या फिर रहेगा k, या फिर रहेगा a टू द पावर x। इसके अलावा तो कुछ पूछेंगे नहीं इस टाइप में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं e टू द पावर ax, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपका x है वो e टू द पावर ax है तो आपको एक कोड ध्यान में रखना है जो मैं बता रहा हूं, रिप्लेस d बाय a, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी जो x का कोएफिशिएंट है यहां पे कितना है a, उससे रिप्लेस करना है। मान लो e टू द पावर 2x है तो आप क्या करेंगे? रिप्लेस d बाय 2। यहां पे a के जगह पे -3 है तो रिप्लेस d बाय -3। कितना आसान है, जो x का कोएफिशिएंट है उससे आपको रिप्लेस करना है। अब मान लो आपका पी आई आएगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स। एफ ऑफ डी क्या है? ये फंक्शन ऑफ d है और x है e टू द पावर 2x। तो क्या करेंगे आप? जो d है उसको काय से रिप्लेस करना है? f ऑफ 2। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। और फंक्शन हमेशा क्या चाहिए? डिफाइंड। तो यहां हम क्या लिखेंगे? प्रोवाइडेड f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर आप बोलेंगे सर अगर d को रिप्लेस करने के बाद वो 0 होता है तो भाई उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, तुम टेंशन मत लो, बहुत आसान है। देखो क्या करना है? इफ मान लो आपका f ऑफ 2 0 आता है, यानी ये क्या हो गया? केस ऑफ फेल्यूर। इसे हम क्या कहते हैं? केस ऑफ फेल्यूर। तो पी आई कैसे निकालते हैं?
क्या करने का, बहुत आसान है, यहाँ पे लिखने का x, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है ना उसका डेरिवेटिव लेने का f डैश, और उसके अंदर का जो d है उसको फिर से रिप्लेस कर दो, काय से, 2 से। लेकिन फिर कंडीशन क्या आएंगी, f डैश ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर आपने हाथ ऊपर किया और बोला सर फिर से 0 हो गया, तो फिर टेंशन ले रहे हो आप, नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, क्या करने का, देने का। तो क्या टेंशन देने का है, देखो फिर बढ़ाओ x को, फिर नीचे और एक डेरिवेटिव ले लो, f डबल डैश ऑफ d, और d को कैसे रिप्लेस करना है, फिर से कंडीशन एंड सो ऑन, फिर 0 आता है, x बढ़ाओ डेरिवेटिव लो। ये कैसा है पता है, आइडेक्स मलिए और काम पे चलिए। आइडेक्स यानी क्या, आपका x को बढ़ाते जाओ, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, x को जितना बढ़ाएंगे और डेरिवेटिव बढ़ाते जाओ, बस आइडेक्स मलिए, काम पे चलिए। कितना आसान है। यानी अगर केस ऑफ फेल्यूर है तो क्या करना है, x डेरिवेटिव, और नहीं है, मान लो ये जो ऐसा है कि वो डिनोमिनेटर 0 नहीं, तो ये तो झिंगा लाला है भाई, यहां तो आपको टेंशन ही नहीं है, बस डायरेक्ट d को रिप्लेस कर दो और खत्म, फुकट के 3 मार्क। सिर्फ लिखना है 2-3 स्टेप, बताओ कितना आसान है, और इससे ज्यादा तो मैथ्स आसान हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक इन जनरल भी फॉर्मूला है, जब कभी ऐसे टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, मान लो यहां पे है d प्लस a टू द पावर r e टू द पावर माइनस ax, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप दोनों केस देखते हो, देखो मैं d के जगह पे माइनस ए डालता हूं, माइनस ए प्लस ए 0, केस ऑफ फेल्यूर। यहां प्लस ए डालिए, a माइनस ए 0, फिर बहुत सिंपल है। अब इसको कितने बार r टाइम्स डेरिवेटिव लोगे आप, समझो मान लो यहाँ पे 10 है r का वैल्यू, तो आप 10 बार डेरिवेटिव लोगे नहीं, तो उसके लिए शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है, बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, x टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, और ये जो है ना ये इसे एज इट इज लिखिए, यानी क्या आ गया, e टू द पावर माइनस x। ऐसे यहां बताइए x टू द पावर r फैक्टोरियल e टू द पावर x। एग्जाम्पल दो, देखिए मान लो ऐसे आ गया d प्लस 2 e टू द पावर माइनस 2x, और यहां है, यहां पे ले लेते हम 3 ले लेते, ठीक है, और ये आ गया d माइनस 2 e टू द पावर प्लस 2x, और यहां पे ले लेते हम 4। चलो d को रिप्लेस करो, देखो माइनस 2 प्लस 2 0, केस ऑफ फेल्यूर। कुछ नहीं करना है, देखो x टू द पावर r फैक्टोरियल, इधर भी x टू द पावर r फैक्टोरियल। अब सवाल है कि r क्या है, r यहां पे है 3, यहां पे भी r क्या है 3, इधर r कितना है 4, और यहां तो दिमाग ही नहीं लगाना है, e टू द पावर माइनस 2x, खत्म। और ये सॉल्व करना है, 3 फैक्टोरियल कैसे निकालते पता है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और कैलसी पे आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हो। इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलसी यूज कर सकते हो, तो वो भी आपका टेंशन कम कर दिया है। और भाई इतना आसान तो कुछ रह ही नहीं सकता, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, तो फिर हम k पे आते, कांस्टेंट पे काम करते और फिर अलजेब्रिक फंक्शन पे करते, ठीक है, इसे लिख लीजिए। चलो आपने लिख लिया, अब हम आते हैं b क्या है, टाइप b 1b। मान लो आपका x k है, k को हम ऐसा लिख सकते हैं k इंटू 1। मैथ्स में हमारे पास एक गार्डन है 1 का, जब चाहे जी चाहे हम 1 ले सकते हैं, राइट। अब ये 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि टाइप है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसे लिख सकता हूं k इंटू ई टू द पावर 0x, और कोड क्या हो जाएगा, रिप्लेस d बाय 0। एग्जाम्पल ले लेते pi, यहां पे 1 अपॉन एफ ऑफ डी, और मान लो यहां पे 3 है, 3 को आगे ले लो, 1 अपॉन एफ ऑफ डी, और यहां बचा 1 यानी अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कितना, e टू द पावर 0x, और यहां पे एफ ऑफ 0 डाल दो, और फिर से वही कंडीशन, अगर डिनोमिनेटर 0 है तो केस ऑफ फेल्यूर, और नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, बस रिप्लेस d बाय 0। अब आते हैं हम टाइप 1c पे। आपका x है मान लो a टू द पावर x,
ठीक है। अब इसे समझने के लिए एक फॉर्मूला ध्यान में रखिए। एफ ऑफ एक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ई टू द पावर लॉग एफ ऑफ एक्स। यहां पे बेस में कुछ नहीं यानी ई है। अब देखो मान लो आपका एफ ऑफ एक्स है 2 टू द पावर एक्स, तो इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ई टू द पावर लॉग 2 टू द पावर एक्स। बचपन में मारियो खेला था, जो गेम बड़ा फेमस था, उसमें वो एक छोटा सा बंदा आता था और वो चलते रहता था, दौड़ते रहता था, वो फ्लावर आता था तो उसका पावर बढ़ जाता था, और वहाँ एक म्यूजिक चलता था टू 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 टू, और फिर वो पावर खाने के बाद जंप मारता था, बराबर है। तो बस वही करना है आपको, जिसे हम कहते हैं ट्वीकन। ये ट्वीकन क्या है, वो म्यूजिक है। तो जैसे वो पावर खाता है ना, तो ये ट्वीकन जंप मार के इधर आ जाता है, ई टू द पावर एक्स लॉग 2, और इससे आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस, हाँ, d बाय लॉग 2। मान लो आपका है 3 टू द पावर एक्स, तो आप क्या लिखोगे, ई टू द पावर लॉग 3 टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स लॉग 3, और फिर कोड क्या हो गया, रिप्लेस d बाय लॉग 3। कोई बोल देगा सर माइनस में आया तो कुछ नहीं करना है भाई, वैसे ही करना है, ई टू द पावर लॉग 3 टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स लॉग 3, और कोड क्या हो जाएगा, रिप्लेस d बाय माइनस लॉग 3। कितना आसान है, सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, ट्वीकन, मारियो, इलॉजिकल, एंड फिर देखो बस ये हो गया आपका टाइप 1। और ऐसे अभी हम एक प्रॉब्लम लेंगे जिससे ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा और 5 मार्क्स आपके कंफर्म। एक्साइटेड हो आगे बढ़ने के लिए? चलो तो आप एक काम कीजिए, अभी आप 10 मिनट्स का ब्रेक लेके घूम के आइए, गाना बीना गा के आइए, एक ब्रेक लीजिए, पानी भी नहीं पी लीजिए, चाय पी लीजिए, और फिर मिलते हैं हम 10 मिनट के ब्रेक के बाद टाइप 1 में। तो फ्रेंड्स, हमने सारी स्टेप्स देख ली, सीएफ देख लिया, रूट्स देख लिए। अब समय है कि अब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। टाइप 1 भी देख लिया कि पीआई में हमें क्या क्या करना है। रिप्लेस कोड क्या था, रिप्लेस डी बाय ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम पहला प्रॉब्लम लेते हैं। मान लो आपको दिया है सॉल्व d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 3 ई टू द पावर 5x। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम दिया है, इसे आपको सॉल्व करना है, तो बहुत आसान है। स्टेप 1 क्या था, राइट गिवन इक्वेशन इन डी फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या लिखेंगे इसे, याद करो, डी स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को आज हमने जब वीडियो शुरू किया था तब याद करो, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर लिखा था। ऐसे इसे क्या लिखेंगे आप, 5d प्लस 6 ऑपरेटिंग ऑन y, और इसे दे देंगे हम नंबर 1। कितना सिंपल है यार। फिर इसके बाद क्या किया था, क्या क्या छोड़ा था, y और RHS, यानी क्या निकाला था, The auxiliary equation of 1 is, यहां पूरा कंप्लीट स्पेलिंग लिखना। हम टीचर है, सर लोग है, हमें बहुत सारी चीजें अलाउड रहती है। आप स्टूडेंट है, आपको पेपर देना है, पेपर में लिखना है, इसलिए कंप्लीट स्पेलिंग लिखे। आप वीडियो को रिवाइंड करके स्पेलिंग भी चेक कर सकते हो। ठीक है, गॉट इट। चलो क्या दिया है, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आप कैलकुलेटर पे कैलसी पे इसके रूट निकाल सकते हो, मैं मेथड बता रहा हूं। प्लस 6 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन -5 -2 -3, यानी हमारे रूट क्या है, d -2 d -3 इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 2,3। रूट आ गए। हमने क्या किया, प्लस 6 के ऐसे फैक्टर गिराए जिसका एडिशन -5 क्या था, -2 -3। अब ये रूट्स कौन से है आपको लिखना नहीं है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूं। ये रूट्स कौन से है, रियल एंड अनइक्वल। फिर इसका सीएफ क्या था, तो सवाल ये आता है कितने रूट्स है, कितने रूट्स है, 1 2। फिर क्या लिखते हैं हम, C1 C2, और इसमें क्या लिखते हैं हम, e टू द पावर 2x e टू द पावर 3x। देखो मिल गए।
2 मार्क्स। अब क्या करना है हमें, अब हमें लिखना है पीआई। पीआई का फॉर्मूला क्या था, 1/f(d) इंटू एक्स। बहुत से बुक में ये 5(d) भी दिया है, तो वो गलत है, नहीं। इसका मीनिंग ही क्या है, फंक्शन ऑफ d, यानी ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, आपका 1/f(d) कितना है, ये यहां पे d² माइनस 5d प्लस 6, 3 इंटू e⁵ 3 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा कहा जाते हैं आगे बाहर, तो लेके जाओ इसको बाहर, क्या बचेगा 3, 1/d² माइनस 5d प्लस 6 e⁵x। और कोड क्या था, रिप्लेस d बाय a कितना है 5। अब जिधर जिधर जहां जहां d है वहां क्या डालो 5, बताओ 3, 1/5² माइनस 5 इंटू 5 प्लस 6 e⁵ मैंने वो चेक किया था केस ऑफ फेल्यूर है कि नहीं, आपने यही चेक करना चाहिए। देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 25 कैंसल, क्या बचा 6। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है, अगर डॉक्टर 0 है तो क्या होता है, डॉक्टर मींस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को हम बोलते हैं नर्स। ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है। तो यहां पे 0 हो रहा, नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा तो लाइव झिंगा लाला, बस डायरेक्ट करना है। 25 25 25 25 कैंसल, क्या बचा 1/6, 3 से डिवाइड करो 1/2 e⁵ फिर क्या लिखते हैं हम, जीएस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज, जीएस जनरल सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला था, y इक्वल्स टू CF प्लस PI। CF बताइए, आपने निकाला है C1 e⁵2x प्लस C2 e⁵3x। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या हार्ड है। फिर से हम रिपीट करते हैं एक बार, देखिए सबसे पहले क्या लिखा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन डी फॉर्म। फिर हमने क्या किया, डी फॉर्म लिख लिया, उस पर से क्या लिखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या छोड़ते हैं, y और x। क्या बचा, d² माइनस 5d प्लस 6। फिर उस पर से क्या निकाले, रूट्स। रूट्स क्या है 2 और 3। फिर से अब क्या आ गया, C1 e⁵2x प्लस C2 e⁵3x। अब कोई बंदा अगर ऐसा कर दे तो उसके रूट 3 2 आए तो फिर उसका CF क्या आएगा, C1 e⁵3x प्लस C2 e⁵2x। तो ये भी करेक्ट है। एग्जाम में क्या होता है, आपने ये CF लिखा और आपके आगे वाले ने इसको उल्टा लिखा, C2 e⁵3x प्लस C2 e⁵2x, और आपको उससे पूछते हो भाई तेरा CF क्या आया, वो वाला बताता है और आप कंफ्यूज हो जाते, मेरा तो ये आया और उसका ये आया, खत्म। हम लोगों को दूसरे पे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और हम हमारा आंसर क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। लेकिन यहां दोनों सही थे, लेकिन हम बोलते हैं ना कि खुद से ज्यादा दूसरे पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। बस ये गलती नहीं करना है। आपका अगर 2 3 रूट्स आया तो ये CF करेक्ट है और 3 2 है तो सिर्फ उल्टा करना है, C1 e⁵3x प्लस C2 e⁵2x। PI का फॉर्मूला आपको पता है, f(d) लिखा, फंक्शन ऑफ d और x लिखा। फिर क्या किया, रिप्लेस d बाय a, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 5, 25 25 कैंसल, 1/6 1/2, और लास्ट में क्या लिखना है, जीएस y इक्वल्स टू CF प्लस PI। दोनों का वैल्यू डालो और 5 मार्क ले लो। तो आप इसे लिखिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं, d2y अपॉन dx² प्लस 4dy बाई dx प्लस 3y इक्वल्स टू e⁻−3x। स्टेप 1 पता है आपको, अभी सभी को आ जाएगा। क्या करते हैं हम, कौन से फॉर्म में लिखते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, बताइए, d² प्लस 4d प्लस 3 ऑपरेटिंग ऑन e⁻−3x। यहां तक क्लियर है। फिर क्या लिखते हैं इसके बाद, याद करो जल्दी से, द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज, क्या आएगा, d² प्लस 4d प्लस 3 इक्वल्स टू 0, प्लस 3 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन 4 3 1। कितना आसान है। तो क्या आ गया,
d प्लस 3 d प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी d इक्वल्स टू -1 -3, या किसी बंदे ने ऐसे लिखा तो -3 -1, वो भी करेक्ट है। ये कौन सा टाइप है? रिपीट है? नहीं। कॉमन है? नहीं। तो ये क्या हो गया? रियल एंड अनइक्वल। तो सी अब क्या आ गया? c1 e टू द पावर -x प्लस c2 e टू द पावर -3x। ये सिंपल है, मैंने बताया। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, कितने रूट है? 2, इसलिए क्या आ गए? 2 ऑर्बिटरी कांस्टेंट। पहला ऑर्बिटरी कांस्टेंट c1, दूसरा ऑर्बिटरी कांस्टेंट c2, और फिर क्या करते हैं हम? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में उसे लिख देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या निकालते हैं? पी का फॉर्मूला 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स। एफ ऑफ डी क्या है? डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3, और यहां पे x कितना है? e टू द पावर -3x। कोड क्या है? याद करो, रिप्लेस d बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x यहां पे जो है x का कोएफिशिएंट क्या है? -3। रिप्लेस d बाय a कितना है? -3, डालो या -3, और यहां दिख रहा है -3, यानी ये केस ऑफ फेल्यूर है। और केस ऑफ फेल्यूर था तो चेक कर लेते हैं भाई। -3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 प्लस 3 12, 4 इंटू -3 -12, 12 -12 0, यानी ये क्या हो गया? केस ऑफ फेल्यूर। डॉक्टर 0 चलता है? नहीं चलता है। डिनोमिनेटर 0 चलता है क्या? नहीं चलता है। तो हम क्या करते थे? याद करो, सबसे पहले यहां क्या लिखते थे? x, और यहां पे लिखते थे डेरिवेटिव, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव। यहां पे मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n-1। फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। तो यहां पे डी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2d, 4d का 4, क्योंकि d का 1 होता है, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमेशा क्या होती है? 0। लिखने की जरूरत नहीं, क्या बचा? e टू द पावर -3x। फिर से बता रहा हूं, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, 4d का 4। आगे बताइए, x 1 अपॉन 2 इंटू -3 प्लस 4 e टू द पावर -3x, क्या आ गया? -6 प्लस 4 e टू द पावर -3x, कितना? -6 प्लस 4 -2, यानी क्या आ गया? -x/2 e टू द पावर -3। और लास्ट में क्या लिखते हैं हम? gs ऑफ 1 इज, क्या फॉर्मूला है? y इक्वल्स टू cf प्लस pi। cf क्या निकाला? c1 e टू द पावर -x, c2 e टू द पावर -3x, -x/2 e टू द पावर -3। अगर आप स्टेप ध्यान में रखते हो तो आप कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप का सॉल्व कर सकते हो। डी फॉर्म, ऑक्सिलरी इक्वेशन, CF, PI और GS, फिनिश। तो इसे नोट डाउन कीजिए, हम अगला प्रॉब्लम लेते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। आपने 2 प्रॉब्लम देखे और मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आए। तो चलो हम थर्ड वाला प्रॉब्लम लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम मान लो ऐसे आता है, d-1 होल क्यूब ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल्स टू e टू द पावर x 2 टू द पावर x -3/2। चलो यहां आपको लॉटरी लग गई है क्योंकि ये ऑलरेडी डी फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया है? d-1 क्यूब ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल्स टू e टू द पावर x 2 टू द पावर x 3/2, नंबर 1। चलो बताइए, इसके बाद क्या लिखते हैं हम हमेशा? दी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज, क्या दिया है? d-1 होल क्यूब, क्या छोड़ते हैं? y और RHS इक्वल्स टू 0। तो आपके रूट क्या आएंगे? कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार, यानी क्या? 1 1 1। कौन सा टाइप है? सिमिलर है, रिपीट है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो कौन सा टाइप है CF का? सेकेंड, रियल एंड इक्वल। फिर मुझे बताइए CF क्या आएगा? कितने हैं? 3। तो कितने ऑर्बिटरी कांस्टेंट? 3। क्या लिखेंगे? C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर असेंडिंग पावर ऑफ x, असेंडिंग पावर ऑफ x e टू द पावर 1x नहीं लिखते, हम लिखते e टू द पावर x। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? सबसे इंपॉर्टेंट PI का फॉर्मूला बताओ। 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स। एफ ऑफ डी कितना है? d-1 होल क्यूब, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे RHS, क्या दिया है?
e to the power x 2 to the power x minus 3/2। गॉट इट? चलो अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, सेपरेट करो सभी को। 1/d माइनस 1 होल क्यूब ई टू द पावर x प्लस 1/d माइनस 1 होल क्यूब 2 टू द पावर x। कांस्टेंट कैसे रिप्लेस किया था? याद करो, बगीचा 1 हमारे पास, ओ बोलते हैं ना तुम्हारे घर की खेती है क्या? है, 1 की खेती है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? माइनस 3/2 1/d माइनस 1 होल क्यूब इंटू 1। अब चेक करो, या 1 माइनस 1 डाला तो क्या होता है? 0। फिर इसके लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था? 1/d माइनस a रेस टू r e टू द पावर x। क्या फॉर्मूला था? x टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e टू द पावर x। फिर r कितना है? 3, a कितना है? 1। बताइए फिर क्या आएगा? x टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल e टू द पावर x। सिर्फ क्या करना है, ये जो a है इसके जगह पे 1 डालो और r के जगह पे 3 डालो। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या बताया था? इसे कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है? लॉगरिथमिक। तो क्या फॉर्मूला था f ऑफ x का? यहां लिखता हूं मैं फिर से साइड में, देखिए f ऑफ x को कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लिखा था? e टू द पावर log f ऑफ x, राइट? फिर इसे क्या लिखेंगे बताइए? 1/d माइनस 1 होल क्यूब, हाँ, e टू द पावर log 2 टू द पावर x। और ये तो बहुत आसान है, 1/d माइनस 1 का क्यूब, और 1 को क्या लिखते हैं? e टू द पावर 0x। अब हम क्या करेंगे? x क्यूब 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6। कैलसी पे भी आता है, इसे एज इट इज रहने दो। और जो है ये x मारियो ट्विकन, वो x ट्विकन जंप करके सामने जाता है ना, e टू द पावर x log 3/2। और जहां जहां d है वहां 0 डालो। 0 माइनस 1 क्यूब e टू द पावर d रिप्लेस हो गया। अब इसे ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके आओ, 1। आगे बताइए, x क्यूब अपॉन 6 e टू द पावर x रिप्लेस d बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी क्या आएगा? log 2 माइनस 1 का क्यूब e टू द पावर x log 2। ठीक है, -1 का क्यूब -1, और माइनस ऑफ माइनस क्या होता है? प्लस। फाइनल आंसर x क्यूब अपॉन 6 e टू द पावर x 1 अपॉन log 2 -1 का क्यूब, और इसे देखिए d रिप्लेस हो गया तो इसे ओरिजिनल फॉर्म में लिख लीजिए। और लास्ट स्टेप तो आप सभी को पता है, हम क्या लिखते हैं? GS ऑफ 1 इज क्या आएगा? y इक्वल्स टू CF प्लस PI। CF बताइए? C1, बोलिए बोलिए, C2x C3x स्क्वायर e टू द पावर x, x क्यूब अपॉन 6 e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन log 2 माइनस 1 क्यूब 2 रेस टू x प्लस 3/2। और इतना जब करते हो तो आपको 5 to 6 मार्क्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आप बताइए कितना आसान है? तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आता है ये प्रॉब्लम, तो उसे रिवाइंड करके फिर देके आगे नहीं बढ़ना है जब तक ये यहां पे क्लियर नहीं होता है। तो रिवाइंड करें, फिर देखे, फिर लिखे। चलो फ्रेंड, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, d माइनस 2 स्क्वायर d प्लस 1 ऑपरेटिंग ऑन y e टू द पावर 2x प्लस 2 टू द पावर माइनस x। इसको दे दिया नंबर 1। फिर क्या करेंगे? द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज क्या आएगा? d माइनस 2 का स्क्वायर d प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और ये कितना आसान है, देखिए d इक्वल्स टू 2 2 माइनस 1, रियल इक्वल रियल अनइक्वल। तो सी अब बताइए, अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, क्या आएगा? C1 प्लस C2x e टू द पावर 2x प्लस C3 e टू द पावर माइनस x। ठीक है, अब मुझे PI बताइए। 1 अपॉन f ऑफ d इंटू x। f ऑफ d क्या है? d माइनस 2 का स्क्वायर d प्लस 1, x कितना है? e टू द पावर 2x प्लस 2 टू द पावर माइनस x। और इसे सेपरेट कीजिए। 1 अपॉन
डी माइनस टू का स्क्वायर डी प्लस वन ई टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन डी माइनस टू का स्क्वायर डी प्लस वन 2 रेज टू माइनस एक्स। अच्छा देखिए, ये अगर मैं यहां d को 2 से रिप्लेस करता हूं तो ये केस ऑफ फेल्यूर है, लेकिन यहां पे नहीं है। 2 प्लस 1 क्या होता है 3। तो जो नहीं होता है उसे पहले कर ले, उसे पहले सॉल्व कर ले। बताइए क्या बचा, 1 अपॉन डी माइनस टू का स्क्वायर और यहां क्या आएगा, ठीक है। ऐसे यहां बताइए ये कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मारियो वाला, याद है ना। हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, क्या फॉर्मूला है, ई टू द पावर लॉग एफ ऑफ एक्स। तो इसे क्या लिखेंगे आप, ई टू द पावर लॉग 2 रेज टू माइनस एक्स। 2 प्लस 1 1 अपॉन 3 1 अपॉन डी माइनस टू का स्क्वायर ई टू द पावर 2x। ऐसे यहां बताइए 1 अपॉन डी माइनस टू का स्क्वायर डी प्लस वन, हाँ ई टू द पावर क्या लिख सकते हैं, ये x आगे आ गया है, यानी क्या आएगा x माइनस लॉग 2, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, माइनस लॉग 2। अब आगे बताइए, यहां इन जनरल फॉर्मूला क्या था, याद करो। क्या था, 1 अपॉन डी माइनस ए रेस टू आर ई टू द पावर ए एक्स, हाँ x टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e टू द पावर ax। क्लियर। फिर क्या करेंगे बताइए, 1 अपॉन 3 x रेस टू 2 फैक्टोरियल e टू द पावर 2x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस लॉग 2, क्या आएगा माइनस लॉग 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस लॉग 2 प्लस 1, सारे डी रिप्लेस हो गए। इसे ओरिजिनल फॉर्मेट में लिख लो, 2 रेज टू माइनस एक्स, और ये तो पता है एक्स स्क्वायर, 3 2 6 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू माइनस एक्स 2 रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस लॉग 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस लॉग 2 प्लस 1, और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, जीएस ऑफ 1 इज क्या आएगा, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या है, C1 प्लस C2x e टू द पावर 2x, C3 e टू द पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 6 e टू द पावर 2x प्लस 2 रेज टू माइनस x माइनस लॉग 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस लॉग 2 प्लस 1। हर स्टेप को लिखते हुए समझे, बहुत ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन से, फुल फोकस से हर स्टेप को समझते हुए लिखे। मैं आपको समय दे रहा हूं, अगर कोई स्टेप समझती नहीं है तो उसे रिवाइंड करें, फिर देखे और फिर लिखे। प्रॉब्लम लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो अगर प्रॉब्लम आता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 1 प्लस ई टू द पावर x होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले वही हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, बताइए डी स्क्वायर माइनस 4 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल्स टू 1 प्लस e टू द पावर x का स्क्वायर प्लस 3, इसको दे दिया आपने नंबर 1। फिर क्या लिखते हैं हम, द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये माइनस 4 उधर जाने के बाद प्लस 4, डी इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस 2i। यहां रियल पार्ट कितना है 0, फिर e टू द पावर 0 कितना होता है 1, लिखने की जरूरत है नहीं। तो बताइए फिर यहां पे क्या आएगा, C1 IP ऑफ x, C1 cos IP ऑफ x यानी कितना, C1 cos 2x प्लस C2 IP ऑफ x, C2 sin 2x, याद है ना। e टू द पावर रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो C1 cos IP ऑफ x प्लस C2 sin IP ऑफ x। अब हमें क्या करना है, PI का फॉर्मूला आपको पता है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स, एफ ऑफ डी, हाँ बोलिए, डी स्क्वायर माइनस 4,
x कितना है 1 प्लस e टू द पावर x का स्क्वायर प्लस 3। आप सभी को ये फॉर्मूला पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर उससे मुझे इसका एक्सपांशन करके बताइए 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ट्वाइस ए बी कितना 2e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x का स्क्वायर, तो उसे क्या लिखते हैं हम e टू द पावर 2x प्लस 3। अब हर किसी को सेपरेट कीजिए 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4, 1 प्लस 3 4, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 2e टू द पावर x डी स्क्वायर माइनस 4 e टू द पावर 2x। ठीक है, 4 क्या है कांस्टेंट है, आगे ले लो। यहां पे गार्डन में का 1 आ गया और 1 को हम क्या लिखते हैं e टू द पावर 0x। ऐसे ही यहां बताइए 2 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 e टू द पावर x और ये आ गया 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 e टू द पावर 2x। अब आपको पता है रिप्लेस d बाय 0 करिए, 0 माइनस 4 और e टू द पावर 0 का क्या होता है 1। ऐसे यहां बताइए जहां जहां d है वहां पे क्या डालेंगे 1, कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 और ये देखिए अगर 2 का स्क्वायर 4 है और 4 माइनस 4 कितना होता है 0, यानी ये कौन सा टाइप है केस ऑफ फेलियर। करेक्ट, तो केस ऑफ फेलियर में हम यहां क्या लिखते हैं x और नीचे क्या लेते हैं डी स्क्वायर की डेरिवेटिव 2d। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते, 4 4 कैंसल, ये कितना आया यहां पे e टू द पावर x माइनस 2 बाई 3 e टू द पावर x बाई 2। हाँ हमने देखो शुरू में बताया था 1 अपॉन डी, कपिल शर्मा बाबा जी का ठुल्लू, 1 अपॉन डी इंटीग्रल और कितना e टू द पावर 2x कितना आ गया -1 माइनस 2 बाई 3 e टू द पावर x बाई 2 e टू द पावर 2x अपॉन 2। इंटीग्रेशन में जब जब x के साथ जो कुछ ज्यादा आता है वो अपॉन में जाता है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको ये जब जब क्या है। तो क्या आ गया -1 माइनस 2 बाई 3 e टू द पावर x प्लस x बाय 4 e टू द पावर 2x और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं GS क्या होता है y इक्वल्स टू CF प्लस PI। आपको सिर्फ एक काम करना है, यहाँ CF का वैल्यू डालना है और यहाँ पे PI का। तो देखिए बस ऐसे अगर आप सॉल्व करते रहे प्रैक्टिस करते रहे तो देखिए ये टाइप कितना आसान है। तो जो असाइनमेंट है वो मैं आपको हमारा जो बैच का ग्रुप है उसमें शेयर करूंगा, आपके व्हाट्सएप पे असाइनमेंट आ जाएंगी। उसके आपको जो फाइनल आंसर है आप उससे टैली भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स टाइप बहुत आसान है, पहला आता है एक्सपोनेंशियल, दूसरा आता है कांस्टेंट और तीसरा आता है a टू द पावर x के फॉर्मेट में। और सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, रिप्लेस, बोलिए मेरे साथ, रिप्लेस d बाय a दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। बस इतना ध्यान में रखिए और इसे लिखिए। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे आप मैसेज कीजिए, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। लिख लीजिए इसे।